अच्छा जनाब, आ जाओ। तो अब तुम्हारे पास जो है, इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे कहते हैं स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum। राइट, देखो रिजल्टेंट फोर्स ऑल्दो तुम नहीं लिखो तो भी एक्सेप्ट हो जाएगी डेफिनेशन, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स ही होती है। बच्चे क्या होशियारी करते हैं कि अगर किसी बॉक्स पे फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, सही है, तो और उस पे कोई कोई फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, बच्चे फॉरवर्ड फोर्स को ना बराबर कर देते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। गलत तरीका ये मत करना। तो तुम्हें जो जो न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हो उससे तुम्हें समझ भी आनी चाहिए जो तुमने फारसी लिखी है वो क्या क्या उसका मतलब क्या हो रहा है। सही, एक चीज। दूसरी चीज कि कुछ बच्चे ना वो ओ लेवल से ताजे ताजे आए होते हैं और वो क्या होशियारी करते हैं आके एफ इक्वल्स टू एम ए एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा ऐसा भी नहीं करना है, तुम बड़े हो गए हो, सही है। ये सिनेरियो सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास मास कांस्टेंट है, राइट, और वो ओ लेवल्स के अंदर होता था, ए लेवल्स के अंदर वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो है तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए तुम्हें हमेशा ये वाली चीज लिखनी होगी, राइट। अच्छा जी, इसकी अगर हम मार्किंग की चेक करें, सो रिजल्टेंट फोर्स, देखो रिजल्टेंट तुमसे ब्रैकेट में लिख रखा है और बाकी फोर्स प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, सो ये दैट्स फाइन। अच्छा, इसकी कोई एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं है क्योंकि 2020 में जो है ना कोरोना आया हुआ था, तो कोई पेपर वगैरह नहीं थे, तो एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं बनेगी, सही है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। कहते हैं हमसे डिलीवरी कंपनी सजेस्ट यूजिंग यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट टू ड्रॉप अ पार्सल into the garden of a customer when the aircraft is vertically above point P. Okay. On the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal. इस फारसी तुम्हें, ये वाली फारसी तुम्हें समझ में आनी चाहिए क्या मतलब है, अभी बताता नहीं हूँ। सही है। ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट मच द पाथ ऑफ द पार्सल इज शोन। ओके, तो पूरी कहानी उन्होंने कर दी है, पूरा बिजनेस सेटअप आपको करके दे दिया। अब आपने सिर्फ ना चीजें फेंकनी है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने कुछ डायग्राम वगैरह बना दिए, सही है। तो अब बेसिकली देखो, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका मतलब है ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है। हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है ये, और हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, समझ लो। तो वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, राइट। तो खैर उसने कहानी दे दी हुई है पूरी। इन्होंने आपसे कहा हुआ है कि द पार्सल टेक्स अ टाइम ऑफ दिस मच सेकेंड्स आफ्टर इट रिलीजेस टू रीच point Q, okay, so point Q ground level है on the horizontal ground. Assume that air resistance is negligible. Again, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जहन में क्या आना चाहिए, या तो काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे इसने चूंकि कोई मास नहीं दिया हुआ, देन गो विद काइनेमेटिक्स, राइट। तो तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हें कौन सी फिजिक्स इस्तेमाल करनी है, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करनी है, राइट। पार्ट वन में कहता है कि on figure 2.1, draw an arrow from point X to show that the direction of the acceleration of the particle when it is at that point. तो देखो ये वाली होशियारी मत करना कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जो तुमने एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में नाप दी, ऐसा नहीं करना। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगी, सही, 9.81 ग्रेविटी की वो हमेशा नीचे होगी, सही है। तो वो तुमने देना होगा। तो ये क्या, डिटरमिन द हाइट एच ऑफ द पार्सल अबव द ग्राउंड व्हेन इट रिलीज्ड। ओके, देखो तुमसे वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है, हाइट की, सही है। तो जब भी तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को तुमने सेपरेटली कंसिडर करना है, राइट। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वर्टिकल मोशन तुम्हारे पास उसके अंदर चूंकि एक्सेलरेशन आती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। हॉरिजॉन्टल मोशन तुम्हारे पास चूंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानी हुई है, तो कोई बैकवर्ड फोर्स या कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है जो कि आपके सिस्टम के अंदर कोई एक्सेलरेशन जनरेट करे या डिसेलरेशन जनरेट करे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए सिर्फ आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे, राइट। सो अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए बात करूं, सो एस मुझसे मांगा हुआ है, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं है। और वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी जो कि क्यू पे होगी वो मुझे नहीं पता है। एक्सेलरेशन मुझे पता है 9.81 है, टाइम इन्होंने दे रखा है 0.81, राइट।
सो हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई यूज कर लें, जैसे कि एस हमने निकालना है ना, तो हम यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो यू हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर जीरो हो गया, सही है। सो एस ऐसे ही आ गया, और 1/2, ए हमारे पास है 9.81, और टी हमारे पास है 0.81 का स्क्वायर, राइट। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1/2 इंटू 9.81 इंटू 0.81 का स्क्वायर, राइट। सो आई एम गेटिंग 3.22, सो 3.2, राइट। 3.2 आ रहा है। तो देखो, तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिखने का और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का एक नंबर मिल रहा है, और फिर वो एक नंबर डिपेंड कर रहा है आंसर पे। तो अगर पहला वाला मार्क अर्न करोगे, तो दूसरा वाला आंसर का मार्क तुम्हें मिलेगा। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है थर्ड, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, सो तुमसे बेसिकली ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, सही। अब देखो, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन होती है जो कि दोनों को रिलेट करती है, और वो होती है टाइम, सही है। वर्टिकल मोशन को जितना टाइम लगेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन को भी उतना ही टाइम लगेगा, राइट। तो और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वर्टिकल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होती है हमेशा। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर सिर्फ तुम्हें ये वाली इक्वेशन यूज करनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली, राइट, हमेशा। क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वो वाला केस नहीं है कि जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन हो और रेजिस्टिव एयर रेजिस्टेंस हो, सही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो, और उसकी कैलकुलेशन नहीं है। थ्योरी पूछना कभी कभार, लेकिन कैलकुलेशन नहीं है, राइट। तो खैर, अब हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर हम इंटरेस्टेड है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता थी कि 5.6 से उसने थ्रो किया, और वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो है ना कोई अपोजिंग फोर्स या कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं है इस मोशन के अंदर। तो ये सेम रहेगी, और मल्टीप्लाई बाय 0.81, सही है। तो मेरे पास आ जाएगा 5.4 इंटू 0.81. So I am getting 3.374. So it will be 3.4 then, right? So I hope so. Yes. सही। अब देखो यहाँ पे जो है ना, वो तुम्हें एक ही नंबर है आंसर का, तो तुम फॉर्मूला ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, सही है। अच्छा जी। An other parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it's hovering at a greater height above the ground. Okay, the air resistance is now significant. Okay. अच्छा जनाब, तो इन्होंने कहा ऑन द फिगर 2.2 ड्रॉ arrow to show the direction of the force acting on the parcel at is as it vertically fall vertically downward. Label all the arrow and name of the forces. अच्छा, अब चूंकि नीचे गिर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा हुआ कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन जीरो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका वेट ज्यादा है, तो दिस इज वेट, राइट। अपोजिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस होगी, जो ड्रैग। मैं एरो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ड्रैग, सही है। सो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कोई और फोर्स होगी, राइट। अपथ्रस्ट, लेकिन अपथ्रस्ट हम एयर के अंदर कंसिडर नहीं करते, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके, देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो लेबल वेट, अपवर्ड पॉइंटिंग एरो लेबल एयर रेजिस्टेंस। अब देखो, दोनों नंबर तुम्हें इंडिपेंडेंट मिले हैं, बी मार्क, सही है। तो इसका मतलब है कोई भी एक नंबर, कोई भी एक एरो मार्क करोगे तो उसका एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एस एच कोई एरो की हाइट लेंथ कुछ नहीं बताई हुई, सही है, क्योंकि एरो का साइज जो है वो तुम्हें उसकी वैल्यू के बारे में बताता है, सही। अब इन्होंने यहाँ पे भी एस एच कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सही है। अगर तुम देखो कि द एयरक्राफ्ट इज हावरिंग, राइट, उसका मतलब है वो ना तो ऊपर आ रहे हैं ना नीचे है, वो उसी जगह पे जो है ना, लाइक स्टेशनरी है एयरक्राफ्ट। तो स्टेशनरी एयरक्राफ्ट से तुमने कोई ऑब्जेक्ट रिलीज किया है, और तुम ये देख रहे हो कि किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे तुमने ये बनाना है, राइट। तो मैंने इस तरह से बना दिया, ओके। आगे आ जाओ। By considering the force acting on the parcel, state and explain the variation, if any, of the acceleration of the parcel as is moved downward before it reaches terminal velocity. Okay. देखो, ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है, इसका रट्टा लगा लो प्लीज। बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, सही। तो तुमसे कहते हैं कि भाई, वेट ऑफ द
parcel remains the same। सही है। एक चीज हो गई, दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या होगी? एज द parcel falls, air resistance increases। सही। अच्छा जी, उसकी वजह से क्या होगा? दिस causes the resultant force to be decreased, hence the acceleration will also decrease to zero। सही है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच चुका है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन बराबर हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, राइट। तो तुम यहाँ पे ये कह दो जो फोर्स तुम लेते हो कि रिजल्टेंट फोर्स टू बी डिक्रीज टू जीरो, राइट, तभी एक्सेलरेशन डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी, राइट। अगर इसकी एग्जामिनर मार्किंग की चेक करें तो मार्किंग की तुमसे कहती है कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, वेट कांस्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है यहाँ पे, और बिल्कुल क्लियर पढ़ना है। सही है, तुम्हें कोई होशियारी नहीं नापनी, तुम्हें कोई अपने कोई तिगड़म कोई घोड़े नहीं दौड़ाने। सही है। तुम्हें सिंपल सिंपल ये 3 पॉइंट याद करनी है, 2 नंबर में 3 नंबर में सारे नाप दो, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, कम लिखोगे तो कटेंगे। सही है, तो ये कर देना। सही है। अच्छा जी, अगला पार्ट आ जाओ। कहते हैं आपसे कि डिस्क्राइब द एनर्जी conversation that occur when the parcel falling through the air at a constant velocity। ब्रो देखो, constant velocity अगर है तो इसका मतलब है velocity is not changing, which mean कि जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगी वो जीरो हो जाएगी। सही है। जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो भी जीरो हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी जीरो हो जाएगी, राइट। सो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तीन क्वांटिटी जीरो होंगी, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी इन तीन क्वांटिटीज को जो है ना वो जीरो कर देती है, राइट, स्ट्रेट अवे। अब तुम्हें यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछा है, तो तुम पहली वाली जो चीज़ है उसको लेके बात कर लो। सही, यानी काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर लो इससे कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से होगी, बताता हूँ। अगर तुमसे फोर्सेस के टर्म में पूछा होता या एक्सीलरेशन के टर्म में पूछा होता तो तुम दूसरी या तीसरी वाली को रिलेट कर लेते। सही है। खैर, अब यहाँ पे अगर आप देखो कि कांस्टेंट स्पीड पे अगर ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि जितनी भी आपके पास आप कह लो कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जीपी कन्वर्ट होनी है। सही। तो जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है टर्मिनल वेलोसिटी पे, वो काइनेटिक के अंदर तो चेंज नहीं हो रही होगी, क्योंकि काइनेटिक इंक्रीज हो ही नहीं रही। सही है, तो वो सारी की सारी कहाँ जा रही होगी? थर्मल एनर्जी के अंदर जा रही होगी। सही है। तो जीपीई कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। और बेटा ये जीपीई की होशियारी मत नापना, सही, पूरा नाम लिख के आना। सही है। पेपर के अंदर। अच्छा, इसके अगर हम देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतने वो चीज़ें नहीं थी। ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक रिपीटेड सा क्वेश्चन तुम कह सकते हो कि जिसके अंदर जो है ना सारी डेफिनेशन वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी हुई। तो एक आसान सा क्वेश्चन तुम कह सकते हो, राइट। इसके अंदर थोड़ी सी फोर्स भी आ रही है और फ्री फॉल मोशन भी है और काइनेमैटिक्स भी है। सही। चले।